चलें सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक है। सर कौन सा टॉपिक है? आज की क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह IAS 21 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हैंडआउट को पूछो। चले सर। अच्छा एक मिनट, ये उसामा को बुला देना। हीरो यार, उसामा को बोलो कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा ना, थोड़े। चले सर, IAS 21 लेक्चर हमारा है 5। और IAS 21 में सर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं इसका आपको रीजन, मकसद हयात बताऊंगा कि भाई ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया। ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया? ये स्टैंडर्ड वजूद में सर इसलिए आया क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। पाकिस्तान की बताओ, पाकिस्तान की कंपनीज में जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है, सही है सर, जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है पाकिस्तान की कंपनीज में, वो कितने परसेंट है लोकल और इंपोर्टेड? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितने परसेंट है? भरोसा ही नहीं है मुल्क पे सर। 70% रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में क्या है सर? इंपोर्टेड है 70% रॉ मटेरियल। क्यों सर, ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसीलिए है क्योंकि सर हमारा मुल्क कम ही चीजें बनाता है, सही है। और अगर अपनी कोई चीज हो तो वो भी आप लोगों को पसंद नहीं आती, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी है ना। इंपोर्टेड चीजें आपको, सिर्फ एक चीज हम अपनी पहनना पसंद करते हैं, टेक्सटाइल। कैमरा लिए मैंने कहा वो सामा को भिजवाओ, सही है। तो सर, तो अगर 70% चीजें हम बाहर से बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पेमेंट डॉलर के अंदर होती होगी। यस सर, उनकी पेमेंट हो जाती है डॉलर में। जब उनकी पेमेंट डॉलर में होती है तो सर फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसा होता है, क्या है? तो सर उसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए था। हमने कहा जो कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को डील करे। तो हमारे पास हमारी मदद को कौन आ गया? IAS 21 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। सर ये IAS है, इसका मतलब क्या? ये बहुत पुराना है ना, क्योंकि नए किस नाम से आने बताया था मैंने? IFRS। जो नए आते हैं वो अब IFRS, तो IAS 21 है। आए सर, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम? कॉपी करते जाएं मेरे साथ साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, आसान है। एक बात याद रखना, ये स्टैंडर्ड उस फुप्पो की तरह है जो खानदान में कहीं भी पंगा करवा सकती है, किसी की भी शादी हो। ये स्टैंडर्ड किसी भी सवाल के साथ मिक्स होके, सिवाय IFRS 8 के। IFRS 8 के साथ ये मिक्स, लेकिन इसके अलावा ये किसी के साथ भी मिक्स होके आ जाएगा। तो याद रखना IAS 21 वो स्टैंडर्ड है जो कि आपको डिफरेंट जगहों पे तंग करेगा। स्कोप पढ़ेंगे इसमें, और क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन और मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट। और क्या पढ़ेंगे सर? नॉन मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट। और इसमें पांचवी चीज होगी अदर स्टैंडर्ड इम्प्लीकेशंस। सर ये स्टैंडर्ड है कितनी क्लासों का? सर ये स्टैंडर्ड कुल मिला के 4 क्लासों में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन याद रखता, ये स्टैंडर्ड फिर हम आगे कोई भी देखें, स्मार्टली काम करना ही होता है। इसके अगर जब मैं आपको बेसिक्स दे दूंगा ना, फिर क्या होगा सर? फिर होगा ये कि सर बाकी डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके अंदर हम करेंगे इसके सवालात, सबको इसके साथ मिला के देखेंगे। क्योंकि भाई
ये क्या बताएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फिर आपको देखना होगा कि अगर मैंने किसी से इंटेंजिबल ले लिया फॉरेन करेंसी में तो क्या होगा, पीपी लिया तो क्या होगा, सर मैंने अगर कोई शेयर ले लिया पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी का तो क्या होगा। तो ये सब चीजें किसके साथ हम देखेंगे? IAS 20। सर क्या ये हमारे सिलेबस में पूरा है? नहीं, ये हमारे सिलेबस में 50% है, बाकी 50% कहां पढ़ेंगे? इंशाल्लाह FAFR में। सर बाकी 50% इंशाल्लाह FAFR में हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो सर क्या ये स्टैंडर्ड FAFR में भी जान नहीं छोड़ेगा? नहीं, वहां पर भी जान नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहां पर ये आया है। और अब यहां पर इसकी एक अच्छी बात कहूं या बुरी बात कहूं, ये स्टैंडर्ड अब तक IAS को 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं और ये आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा अब तक आया। कितनी मर्तबा आया है? सर एक मर्तबा से ज्यादा नहीं आया। नहीं सर, क्यों नहीं आया? सर क्योंकि एग्जामिनर का मूड नहीं हो रहा इसको इतना पूछने का। इसका टेस्टिंग लेवल 1 है। इसका मतलब क्या है सर? और प्रोफिशिएंसी लेवल? सर क्या हमारे सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसका प्रोफिशिएंसी लेवल भी 1 हो? नहीं, सारे लेवल टॉपिक्स का प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? हाँ, टेस्टिंग लेवल 1 है कुछ का, जिसके अंदर से ये हमारा दूसरा है। पहला टॉपिक कौन सा था? IFRS 8। चले सर, अब हम देखेंगे इसके स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी। स्कोप क्या होता है सर? किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसके ऊपर अप्लाई? भाई देखिए, IFRS 8 का स्कोप याद था ना, लिस्टेड नो, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं की। इसने कहा तुम कोई भी कंपनी हो, अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आएगी तो तुम्हें किसकी तरफ देखना है? मेरी तरफ। ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, हर तरह की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए हमारी निगाहें नौजवानों किसकी तरफ जाएंगी? IAS 21। इसने कहा भैया देखो, मेरे अलावा तुम्हें पूरी अकाउंटिंग में कोई नहीं बताएगा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? अब आता हूं सर डेफिनेशन। सबकी तवज्जो। अब देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना, मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह करोगे, पेपर में भी सिखाऊंगा मुस्कुराते हुए कैसे इसमें मार्क्स आते हैं। सर हमारे पास ये स्टैंडर्ड कहता है कंपनी के पास सारे IAS किस पे अप्लाई होते हैं? कंपनी पे। जैसे कंपनी के पास 3 तरह की करेंसीज होती है। कितनी टाइप्स ऑफ करेंसीज? बोला मैक्सिमम 3 तरह की हो सकती है। हमने कहा भाई स्टैंडर्ड कौन कौन सी? लोकल और फॉरेन। सही है। हमने कहा सर बिल्कुल सही है। फंक्शनल करेंसी स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया? जिसको आप लोगों ने अपने जबान में क्या कहा? लोकल करेंसी। सही है सर। दूसरा इसने नाम दिया फॉरेन करेंसी, जिसको आपने भी क्या कहा? फॉरेन करेंसी। इसने एक और करेंसी के हमसे इंट्रोडक्शन करवाया, सुनना। इसने कहा भैया तीसरी तरह की जो करेंसी होगी वो होगी, देखो, क्रिप्टो प्रेजेंटेशन। सर क्या क्रिप्टो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड वैसे आया है? आने वाले, लेकिन अभी तक हमें कहा गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को डील करोगे IAS 38 इंटेंजिबल के तौर पे। चले सर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर 3 तरह की करेंसी, सब रुकना, पहले समझना फिर कॉपी करना फिर पढ़ेंगे भी। इसने कहा एक होती है फंक्शनल करेंसी, एक होती है प्रेजेंटेशन और एक होती है फॉरेन। फंक्शनल करेंसी आपने कहा लोकल करेंसी में, पाकिस्तान में बैठा हूं, मेरी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? रुपीस। सर फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं वो कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। सही है सर। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कहा गया अदर देन लोकल करेंसी। ये वो करेंसी है जो कि लोकल करेंसी
नहीं है, ठीक है सर। सर फिर एक वर्ड आ रहा है प्रेजेंटेशन। अब सर ये प्रेजेंटेशन करेंसी क्या चीज है? सर प्रेजेंटेशन करेंसी तुक्का लगाओ सर, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये कौन सी करेंसी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर प्रिपेयर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन करेंसी। अब बड़े गौर से सुनना है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, बहुत गौर से। सर पाकिस्तान में एंग्रो कॉर्पोरेशन है, सही है। एंग्रो की फंक्शनल करेंसी, लोकल करेंसी कौन सी है? रुपीस। प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है? रुपीस। फॉरेन करेंसी अगर वो डॉलर में अपना कोई सपोज करो वो रॉ मटेरियल लेती है तो डॉलर क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी। यूनिलीवर पाकिस्तान फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, फॉरेन करेंसी डॉलर्स। अब सुनना सबकी तवज्जो इधर। सर इस वक्त हमने कहा पाकिस्तान की, आप समझे कि एक कंपनी है जिसका नाम है TRG, सुना है नाम? सर TRG का पता है काम क्या है? TRG एक बहुत बड़े इक्विटी इन्वेस्टर्स का ग्रुप है। वो जाते हैं दुनिया भर के अंदर इक्विटी परचेज करते हैं, कंपनीज के अंदर उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में लेकर आते हैं या प्रॉफिट में नेचुरली आ जाए, उसके बाद बेच देते हैं। तो उनकी कोई भी होल्डिंग जो है ना इस वक्त पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, सारी यूजुअली यूके की बेस्ड है या यूएस की बेस्ड है। अब सर सुनना, ये बड़े गौर से सुनना, TRG कंपनी बैठी हुई कहाँ है? पाकिस्तान में। सपोज करो उनकी एक ब्रांच है जो यूके में है, जो यूके में पाउंड्स में माल खरीदे जा रहे हैं, माल जो है वहीं पे बेचा जा रहा है पाउंड्स के अंदर, एम्प्लॉइज भी वहीं पे, सब कुछ। यहाँ पर बस एक 2-4 लोग बैठा के हेड ऑफिस में रखे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब सर जो TRG है उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पाउंड्स या रुपीस? सर देखें अकाउंट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं तो प्रेजेंटेशन करेंसी तो रुपीस है। मसला है अब लोकल करेंसी किसको बोलोगे? देखो भाई एक कंपनी है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, यहां पर काम कर रही है, लेकिन उसके ऑपरेशंस कहां चल रहे हैं? यूके में चल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ उसकी जो है लोकल करेंसी किसको कहोगे? पाउंड्स। किसको कहोगे? पाउंड्स को। तो सर इसका मतलब क्या है? अपने पास नोट करो, कहीं लिखो, हैंड आउट में ही लिखो, तुम लोगों को मैंने हैंड आउट दिया है उसी में लिखो मेरा बच्चा। TRG की फॉरेन करेंसी क्या होगी? सर TRG की डॉलर हो सकता है, अगर वो PKR में कोई काम करता हो तो उसके लिए PKR फॉरेन करेंसी भी हो जाए, समझ रहे हो? फॉरेन करेंसी तो एक से ज्यादा बहुत हो सकती है। असल चीज क्या होती है? फंक्शनल करेंसी। तो सर यहां पर अपने पास आप लिखेंगे 99% times functional and presentation currencies are same. 99% times functional and presentation currencies are same. "99% times functional and presentation currencies are same, but they can be different. But they can be different. But they can be different. Example TRG. Example TRG। कितने लोगों को लगता है कि हमारे मुल्क में एक क्वालिफिकेशन है जो बच्चे करते हैं जिसका नाम है ACCA? कितने लोगों को लगता है कि ACCA बहुत आसान है? देखिए सर मैं आपको बहुत सारी दफा ACCA के सवालों पे लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ACCA से अच्छे कोई नहीं बनाता आपके। तो आए सर, अब हम आएंगे और ACCA का एक सवाल करेंगे, लेकिन ACCA का सवाल करने से पहले सबसे पहले पेज 3 ऑफ दी हैंड आउट पे सब आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो देख रहे होंगे, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर
तो वो इस नंबर पे राब्ता करके हैंडआउट्स ले सकते हैं। सर बाकी बच्चे पेज नंबर 3 पे आ जाए, हमें डेफिनेशंस बताई जा रही है। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? Currency in which financial statements of an entity are functional currency of the primary economic. Functional currency क्या होती है? The currency of the primary economic environment in which an entity operates. तीसरा क्या आ रहा है? A currency other than functional currency. सही है सर। हमने कहा अब आते हैं सर ACCA को आसान बोलने वालों, पेज नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? ये ACCA का सवाल था 2 नंबर का। P is a UK registered mining company whose shares are traded on London Stock Exchange. Its operating activities takes place in the gold and diamond mines of South Africa. इसने कहा यूके की कंपनी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां होती हैं? व्हाट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी? हमने कहा पाउंड। सही है सर। हमने कहा यूके पाउंड्स प्रेजेंटेशन करेंसी है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी? हमने कहा साउथ अफ्रीकन करेंसी क्या होती है? रैंड्स। साउथ अफ्रीकन रैंड्स। सही है सर। और पी बॉट स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका, इनवॉइस इन अमेरिकन डॉलर। व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज यूएस फॉरेन करेंसी? 2 नंबर दिए थे ACCA ने इसके। सही, आसान है क्या? अब आईकेप कहता है मैं ये नहीं पूछूंगा। आईकेप कहता है बेटा मैं जो पूछूंगा ना, मैं अभी आपको सिर्फ उसका आइडिया दूंगा और फिर हम जो है मैं अब उसको पढ़ेंगे समझेंगे। देखो आईकेप ने, देखो यहाँ इसके ऊपर सवाल कैसा बनाया ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आईकेप जो है ना अलग लेवल पे चलता है। वो बोलता है भाई तुम जो है ना एमसीक्यूज पे आएंगे सर, इसी हैंडआउट में आपके पास आगे इंशाल्लाह एमसीक्यू भी आएंगे। और सबसे पहले मैं आपका एमसीक्यू में कॉमन सेंस चेक करूंगा, देखूंगा कितना कॉमन सेंस आपके पास है। पेज नंबर 13 पे आ जाए। एमसीक्यू नंबर 5। Which of the following statements are? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? An entity can have only one presentation currency. Functional currency is the currency of primary economic environment in which an entity operates. Any currency other than functional currency of the entity is foreign currency. कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? सी। कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? डी। तो आईकेप कहे देखो भाई स्टैंडर्ड में ना हर बात नहीं बताए, कुछ कॉमन सेंस भी होता है। तो उसने कहा अभी तुम्हारे ऊपर है चार्ली या डेल्टा। देखो अल्फा बीटा तो हमने कहा था, तीसरी बात तो सही है ना सर। तो अब इसका मतलब कितने लोग फिर से बताएं? ऑनलाइन वालों आपका भी मशवरा है बेटा, रेज हैंड का एक बटन आ रहा होता है और माशाल्लाह आप लोग काफी कसीर तादाद में हैं आज। तो आप लोग बताएं कितने लोग कह रहे हैं चार्ली, कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? वो हाथ उठाएंगे चार्ली वाले। कॉमन सेंस है, यकीन स्टैंडर्ड में इस बात कहीं नहीं लिखा कि एक करेंसी होनी चाहिए या नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस। कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? सही जवाब है डेल्टा। सर भाई एक आपको अच्छा एक और बात बताऊं, टीआरजी पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है और न्यूयॉर्क में भी है, नेस्डेक में भी है। तो उसके अकाउंट डॉलर्स में भी बनते हैं और पीकेआर। भाई आप जिस मुल्क में, आप पाकिस्तानी कंपनी है, आप किसी भी मुल्क में जाएं और उस मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर हो जाएं तो वहां पर अकाउंट्स बनाना आपकी जरूरत, तो आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो सकती है। अब ये कॉमन सेंस वाला एमसीक्यू था, किसका था? आईकेप ने कहा देखो मैं स्टैंडर्ड में लिखी हुई बातें, ये ABCD वाला कौन सा है? हाँ सही है, चार्ली 2 और 3 सही है सर। तुम लोग डेल्टा वाले, सॉरी मैं समझा कि इसमें ना सर 2 और 3 प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा
हो सकती है। तो सर इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन करेंसी एक होना जरूरी। तो अब आप लोगों ने यहां पर लर्निंग आउटकम भी लिख लेना है। प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब मैच एकदम एंड में पलट गया। चले, प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी मोर देन वन। अब सर एक तो ये चीज है, इसके बाद अब सुनना, प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी मोर देन, और इस एमसीक्यू को मार के इंपॉर्टेंट भी करोगे, आईकेप कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा। अब सर सुनना, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मेरा प्यारा बच्चा मैं जा रहा हूं। सर आईकेप ने कहा यार बाज मर्तबा ना कंपनी तुम्हें कंफ्यूज भी करेगी। सवाल में भाई एक कंपनी है, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सवाल को छोड़ो। एक फर्म है, मैं यहां पे थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेट भी करूंगा इंशाल्लाह। एक फर्म है जिसका नाम है हब डिजिट। तुम में से किसी ने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो। शाहराह फैसल पे उनका बहुत बड़ा ऑफिस है। मेरे साथ मेरे दोस्त की हम साथ टीएसए में थे। मेरी आर्टिकल फर्ग्यूसन में हुई, उसकी आर्टिकल जो ये अवैस हैदर लियाकत नोमान, सही है, मतलब टॉप 20 फर्म्स में होती होगी। वो आज तक ना सीए क्वालिफाई है, वो आज तक ना एसीसीए क्वालिफाइड है, लेकिन मेरा गालिब गुमान है कि वो माशाल्लाह मुझ समेत हमारे जितने भी फर्ग्यूसन के लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में उन सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। अब उसका बिजनेस मॉडल क्या है सुनना, उसका नाम है हब डिजिट। वो काम क्या करता है, उसकी जो है ना यूएस में बहुत अच्छे, मतलब कोई उसके सगे मामू हैं और मामू भी कोई बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है वहां की, तो उन्होंने वहां की पूरी कंपनीज का जो है ना फाइनेंस उठा के इसको दे दिया है। एक तो होता है जो फ्रीलांसर है, जो छोटे मोटे बाहर के नाई की दुकान का अकाउंट्स बना रहा है, सही है, वो भी एक अच्छी इनकम है, किसी और के अकाउंट्स बना रहा है, वो ये काम नहीं करता। वो पूरे के पूरे जो है उसका सब कुछ आउटसोर्स हुआ है, पूरी कंपनी आउटसोर्स, उसको पूरा फाइनेंस आउटसोर्स हुआ है। अब बड़े गौर से सुनना, तो सर उसकी जितनी भी सेल्स है ना, रेवेन्यू है जो उसका, वो डॉलर में। और उसका माशाल्लाह मैं ऑफिस देखने गया था, और मेरे जो ऑफिस है उसके जैसे मेरे ख्याल में 6 ऑफिस आ जाए, सही है, माशाल्लाह बड़ा सेटअप है। 55 उसने जो है बच्चे रखे हुए हैं नाइट शिफ्ट में भी। अक्सर मुझे भी बोलता रहता है कि यार वो बच्चे जो कि रात को 7 से सुबह 4 बजे तक काम करने के लिए रेडी हो तो बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस टाइमिंग। उसका रेवेन्यू किस में सारे का सारा डॉलर्स में है, सही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, खर्चे थोड़े बहुत उसके डॉलर्स में है कि जो वहां पे मामू बैठे हैं, जाहिर सी बात है मामू भी कुछ ना कुछ हिस्सा अपना रखते होंगे, सही है, कुछ कमीशन ले लिया, कुछ थोड़े बहुत खर्चे उसको वहां पर करने पड़े होंगे। मेजरली उसका खर्चा क्या है, पाकिस्तान में सैलरीज एम्प्लॉइज को पाकिस्तान में दे रहा है, ऑफिस की उसकी माशाल्लाह 6 लाख रुपए किराया है, वो पाकिस्तान में कर रहा है सब कुछ। अब आप सोचें ये कंपनी हो, हब डिजिट एक कंपनी हो, तो अब हब डिजिट की, अब सवाल सुनिएगा, अब हब डिजिट की फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी क्या होगी, डॉलर या पीकेआर? देखो रेवेन्यूज का सारा किस में जा रहा है, डॉलर्स में आ रहा है। पाकिस्तानी काम ही वो नहीं करता, बोलता है ऐसे चिल्लर काम मुझे नहीं करने, सही है। एक साथ $50,000 की अगर मुझे इनवाइस में कर पा रहा हूं तो मैं क्यों। तो अब सर सेल्स मेजरली यूएस में है, और इसी तरीके से थोड़े बहुत खर्चे यूएस के हैं और बाकी खर्चे पाकिस्तान के। अब ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि देखो लोकल करेंसी आपको एक को ही बनाना है, सही। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये एक जेन्युइन मसला था, तो इसको स्टैंडर्ड ने एड्रेस कैसे किया, हैंड आउट पड़े हुए पीछे एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा हैंड आउट बेटा पड़े हुए वो दे दें लोगों को जो अभी आए। स्टैंडर्ड ने सर इसको एड्रेस कैसे किया है अब हम देखेंगे, और फिर स्टैंडर्ड ने जो एड्रेस किया है कि अपने सवाल भी पूछ ला। हैंड आउट पे आ जाएं, और आप हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे आ जाएं। हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे मेरा बच्चा सब पहुंच गए। ये कह रहा है फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या है,
An entity's functional currency is the currency of the primary economic environment in which it operates. Determine the functional currency of each entity within a group. Currency of primary economic environment in which entity operates. सिंपल इसने कहा भाई जब कंसोलिडेशन करोगे तो करोगे, क्योंकि कंसोलिडेशन का इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम बाकी देखते हैं। अभी जो स्टार्ट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमरी फैक्टर, जिसने कहा भैया जहां तुम कंफ्यूज हो ना कि फंक्शनल करेंसी क्या होगी क्या, बोला इसमें ना कुछ तुम्हें प्राइमरी इंडिकेटर्स बता रहा हूं और कुछ सेकेंडरी इंडिकेटर्स, उसकी मदद से डिसाइड करो तुम्हारी फंक्शनल करेंसी क्या है। क्योंकि ऐसा हो सकता है तुम्हारे रेवेन्यू किसी और मुल्क से आ रहे हो, कुछ खर्चे उस मुल्क से हो, बाकी खर्चे किसी और मुल्क से, तुम्हारा हेड मतलब मेन फ्रंट ऑफिस यूके में हो और बहुत सारे लोग फ्रंट ऑफिस यूके में है और बैक ऑफिस पाकिस्तान में, उस केस में क्या करोगे? तो आए प्राइमरी फैक्टर्स व्हेन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट फंक्शनल मैनेजमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू फॉलोइंग फैक्टर्स। इसने कहा पहला फैक्टर करेंसी इन्फ्लुएंसिंग सेल्स प्राइस फॉर गुड्स एंड, वो करेंसी जिसमें तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिटरमाइन होती है। हमने कहा ठीक है। Currency of country whose competitive forces and regulations determine sales prices, उस करेंसी में जहां पर तुम्हारा रेगुलेट होती है सेल प्राइस। सुनना क्या मतलब, अब बड़े गौर से सुनना। आपको पता है आईकेप जो है ना, एक फीस मिनिमम फर्म्स को कहता है कि आपको इतनी तो चार्ज करनी है। बोलते है अगर एक पार्टनर जो है ना वो किसी क्लाइंट पे 1 घंटा दे रहा है ना, तो उसके 1 घंटे के आपको क्लाइंट से कम 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको जाऊं ना, जो आईकेप कहता है, ये इसको कहते हैं रेगुलेट करना। उस हिसाब से अगर फर्म्स चार्ज करे ना, तो फर्म्स की तो वाट लग जाए, कोई ऑडिट ही ना कराए। रीजन बीइंग क्या है सर? यूनिलीवर का ऑडिट फिर जाए पता नहीं कितने करोड़ों में, मेरे ख्याल में जाए 6-8 करोड़ में, जबकि यूनिलीवर अपने ऑडिट की फीस देता है 70 लाख रुपए फर्ग्यूसन। अब खैर अब तो उनका केपीएमजी हो गया। कितनी फीस देता है? 70 लाख। बनती कितनी है? लेकिन जो ये 7 करोड़ है ना, इसको हम कहते हैं रेगुलेटेड फी। आईकेप कहता है ये अमाउंट आपको चार्ज। अब आईकेप मिनिमम भी रख सकता है और मैक्सिमम भी। अब ये आईकेप इतना कहता है चार्ज करने, लेकिन कंपनीज कहती है और फर्म कहती है हम नहीं कर सकते, तो आईकेप कोई डंडा। लेकिन सर आपने देखा होगा अक्सर आता है हमारे शहर में, कमिश्नर कराची ने दूध की प्राइसेस फिक्स कर दी, इसकी प्राइसेस फिक्स कर दी, इसको कहते हैं रेगुलेट करना। तो इसने एक इंडिकेटर दिया है कि भाई फंक्शनल करेंसी वो होगी जिसमें तुम्हारी सेल्स प्राइस होगी, दूसरा फंक्शनल करेंसी वो होगी जिसमें तुम्हारी रेगुलेट्स होंगी प्राइसेस, सेलिंग प्राइस। थर्ड पे आ रहा हूं, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग इनपुट। अब आपको देखना है मेजॉरिटी इंडिकेटर्स अगर प्राइमरी वाले जिस तरफ होंगे वो आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। तो प्राइमरी इंडिकेटर्स कितने? 3। सेल प्राइस किस करेंसी में होती है, दूसरा सेल प्राइस रेगुलेट किस करेंसी में होती है, तीसरा इनपुट कॉस्ट। अब जो मैंने अपने दोस्त की एग्जांपल दी हब डिजिट की, मुझे बताओ उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? डॉलर, क्योंकि उसकी सेल्स प्राइस किस में? डॉलर में। सही है सर। तो 2 फैक्टर हो गए। फिर करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग इनपुट कॉस्ट। तो हमने कहा सर ये जो तीसरा फैक्टर है ये इसके बाद देखेंगे। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स है। हमने कहा अगर प्राइमरी फैक्टर्स में भी हमें समझ में ना आए और 50-50 चल रहा हो फिर क्या करेंगे? इसने कहा बेटा सेकेंडरी फैक्टर्स भी देख रहा हूं, अगर प्राइमरी से भी काम ना बने तो अब आ जाओ। प्राइमरी इंडिकेटर्स में भी डिटरमिनेटिव। इसने कहा प्राइमरी इंडिकेटर्स तुम्हें डिटरमाइन कर दे, हमने कहा ना करें तो इसने कहा फिर बताता हूं क्या करना है। However, following 2 indicators serve as supportive evidence currency in which funds receipts from financing activities are generated। सिंपल अल्फाज में इसके आगे लिख लो, लोन किस में लेते हो, लोन किस में लेते हो, और फिर from operating activities are retained, और तुम अपना जो तुम्हारे पास कैश बचता है, जो अल्टीमेट प्रॉफिट आता है, वो कैश किस में रिटेन करते हो। बोला प्राइमरी देखो सेल्स प्राइस किस में होती है और आपके एक्सपेंसेस किस में होते हैं।
अब आपने कहा यहां पे बात नहीं बनी, जिसने सेकेंडरी के तौर पे क्या कहा कि ये देखो कि लोन किस में लेते हो और अपनी सेविंग्स किस करेंसी में। अब आईकेप ने कहा बेटा मैं तो इसी के ऊपर सवाल पूछूंगा। आईकेप तो आईकेप है ना, तो आईकेप ने हमें इशारा दिया है कि आओ एमसीक्यूज में आओ, और मैं तुम्हें एमसीक्यूज की मदद से पूछने लगा हूं सवालात। सर एमसीक्यू नंबर 6 पे आए। और ये सवाल आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है। Which of the following is not a primary indicator for determining functional currency of an entity? इनमें से कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है? सर करेंसी दैट मैनिफेस्ट सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स, ये तो है। दूसरा कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशंस, बी वो भी है। थर्ड द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रेजिंग लोन्स एंड इशू इक्विटी आर। तो इसका सही जवाब क्या है? सर सही जवाब है चार्ली। सही जवाब क्या है? चार्ली। आईकेप इसके ऊपर सवाल पूछता है। क्या हम क्लियर है? एमसीक्यू नंबर 15 पे आओ, पेज नंबर 16 पे। Which two of the following are secondary indicators for determining functional currency of an entity? अल्फा एंड चार्ली। सर अल्फा एंड चार्ली। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है, आसान है। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है कि आईसीडब्ल्यू आसान है? आईसीडब्ल्यू पता है ना, एसीसीए का अब्बू, मतलब इंग्लैंड में एसीसीए है, एसोसिएट, और फिर उससे ऊपर क्या आ जाता है? आईसीएई डब्ल्यू। कितने लोगों को लगता है कि वो आसान है? जल्दी बताओ। देखो अभी एक सवाल दे रहा हूं, अभी एक सवाल पे आएंगे हम, और अब देखो आईसीडब्ल्यू ने किस लेवल के, लेकिन उसने अपने फाइनल लेवल पे सवाल देखो वो ना। मैं एक बात याद रखना, आईकेप तुम्हें कहां मारता है? मैथ्स में। आईसीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट्स में। देखो इंग्लिश तो हमें लग जाती है ना, अंग्रेजों के लिए थोड़ी, मतलब वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। अब आओ मैं आप सर देखें, अब आपको ना हर टॉपिक का असाइनमेंट भी मिलेगा, सही है? वो असाइनमेंट के सवालात होंगे, उनका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक टेस्टर देना चाह रहा हूं। अब तक जो हमने क्या पढ़ा इस आईएएस में, स्कोप, जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगे? फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ करेंसीज अभी हमने पढ़ा, कितनी होती है? 3। फंक्शनल करेंसी जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं? लोकल। इसने कहा इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसके अंदर आपकी हो। प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट, और तीसरी फॉरेन अदर देन। हमने कहा 99% कंपनी के केसेस में फंक्शनल और प्रेजेंटेशन सेम होगी। फॉरेन तो फॉरेन है, सही। हाँ, लेकिन हमने कहा टीआरजी इस तरह की कंपनियों में, या भी जो हमने पहला सवाल किया कि आप लंदन से ऑपरेट कर रहे हो, मतलब आप लंदन में रजिस्टर्ड अकाउंट्स उसमें बना रहे हो, लेकिन आप ऑपरेट कहां कर रहे हो? साउथ अफ्रीका में। तो जब आप साउथ अफ्रीका में ऑपरेट कर रहे हो तो पाउंड्स आपके जो है प्रेजेंटेशन करेंसी हो गई, और साउथ अफ्रीकन रैंड्स आपकी क्या हो गई? तो लोकल और प्रेजेंटेशन जिसमें अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग भी हो सकती है। अब आए सर आईसीडब्ल्यू का एक फ्लेवर है, करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 21 आप देखेंगे। पेज नंबर 21 से असाइनमेंट शुरू हो रहा है। यह असाइनमेंट अगर आपने साथ साथ कर लिए, मेरी गारंटी आप 110% इंशाल्लाह FR2 में पास है। सही है सर। असाइनमेंट हम कुछ क्लास में भी मैं आपको करवा दूंगा जो मुझे लगा बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ आपको मिलेंगे और उनको आपको घर से सॉल्व करने की तरह से आपका होमवर्क है। अभी मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 किसका? यह आईसीडब्ल्यू का सवाल है। एंटिटी ए ऑपरेट्स एन ऑयल रिफाइनरी इन नाइजेरिया। भाई एंटिटी ए ऑयल रिफाइनरी नाइजेरिया में ऑपरेट करती है। ऑल ऑफ द एंटिटीज इनकम इज
denominated in US dollars as oil trades in US dollars globally. About 20% of operational expenses are dollar denominated salaries and another 25% is import of equipment denominated in dollars. The remaining 55% of the operational expenses are incurred in Nigeria and are denominated in Nigeria. Depreciation costs are denominated in US dollars since the initial investment was in US dollar. What is the appropriate functional currency? US dollar. सर हमने कहा प्राइमरी इंडिकेटर कितने? 3. सेल प्राइस किसमें होती है? डिटरमाइन करती है कंपनी. सेल प्राइस रेगुलेट किसमें होती है और खर्चे किसमें होते हैं? तो हमने कहा सेल प्राइस यूएस डॉलर में, ग्लोबली यूएस डॉलर है, और मेजर एक्सपेंसेस किस में? मतलब हमने कहा इंपोर्ट और वो उसमें हो रहे हैं हमारे क्या कहते हैं सैलरीज. तो 3 में से 2.5 फैक्टर तो हम कह सकते हैं प्राइमरी वाला यूएस डॉलर की तरफ जा रहा है, तो करेंसी क्या है? यूएस डॉलर. अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हम करेंगे कल. ये आप इसको लिख दें आज का होमवर्क. ये भी आईसीडब्ल्यू का सवाल है, इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. तो सर क्या मैं करेंसी के केस में क्लियर हूं? करेंसी के केस में क्लियर हूं कि भाई करेंसी क्या होती है? 3 तरह की होती है, फंक्शनल, प्रेजेंटेशन और फॉरेन. फंक्शनल लोकल प्रेजेंटेशन अकाउंट्स बने, फॉरेन अदर देन. हमने कहा कभी कभी फंक्शनल मालूम करना मुश्किल हो जाए. जैसे मैंने एग्जांपल दी हब डिजिट. हब डिजिट सेल्स बाहर हो रही है, ऑफिस यहां पर है, तो हमने कहा नहीं सेल्स मेन है कि सेल्स किस करेंसी में हो रही है, उसको हम लोकल करेंसी की तरफ लेकर के जाएंगे. चलिए सर अब हम आएंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे. आइटम्स की पढ़ेंगे. किसकी? अब आइटम्स क्या, कितने तरह के आइटम्स होते हैं? अब आपकी जिंदगी में आपके दोस्त हैं, वो भी एक आइटम आप कह लें. हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के हिसाब से 2 तरह के आइटम्स होते हैं. सही है सर? कितने आइटम्स होते हैं? 2 तरह के. और याद रखना सर इस स्टैंडर्ड को पढ़ने का आसान तरीका भी यही है. इस स्टैंडर्ड को अब यहां से हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे. हमने कहा आइटम्स इन अकाउंटिंग, आइटम्स इन अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने कहा एक है मॉनेटरी और एक है नॉन मॉनेटरी. अब स्टैंडर्ड ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में नॉन मॉनेटरी को डिफाइन किया. उसने कहा ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो मॉनेटरी नहीं है. सही है? सही है. अदर देन, इसने कहा भाई अदर देन, इसने कहा मॉनेटरी जो नहीं है वो क्या है? सही है. हमने कहा मॉनेटरी क्या होते हैं? क्या होते हैं? तुक्का लगाओ. जो नॉट इन मॉनेटरी. तुक्का लगाओ मुसलमानों. बेटा फंक्शनल करेंसी एक ही रखनी होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. बेटा इन्फ्लुएंसिंग इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कॉस्ट डिटरमाइन हो रही हो. सर मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जिनकी रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट, अब इसमें सिर्फ एसेट्स नहीं आएंगे, लाइबिलिटीज भी आएंगी, जिनकी रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश की सूरत में ही पॉसिबल हो. सही है सर? हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट ओनली इन कैश फॉर्म. अब इधर देख लेना नौजवानों, एक मिनट अभी रुकना. सर इसको आसान अल्फाज में समझाए ना. आप आसान अल्फाज में उर्दू में लिख लें हर तरह का रिसीवेबल एंड
पेबल, हर तरह का रिसीवेबल एंड पेबल, और जाहिर सी बात है इसमें कैश तो शामिल है। और सर हर तरह का रिसीवेबल पेबल आ गया, यस। अब आपके पास रिसीवेबल पेबल किस किस फॉर्म, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, डिविडेंड रिसीवेबल हो सकता है, लोन रिसीवेबल हो सकता है, सही है सर। और आपने कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल हो सकता है, मॉनेटरी आइटम पेबल, अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, और हमने कहा लोन पेबल, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मॉनेटरी। और इसमें क्या आता है, कैश। एक चीज याद रखना जिसकी मैं आपको लॉजिक दूंगा, IFRS 9 में तुम्हें लिखना है, तुम्हें मुझसे पूछना है। इसने कहा शेयर्स जो हैं, शेयर्स ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, सही है। शेयर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, और हमने कहा फर्नीचर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। सर शेयर्स क्यों नॉन मॉनेटरी हैं, ये मैं आपको, क्योंकि आपने सर उसको भी तो बेच के कैश फौरन ले सकते हैं, ये मैं आपको कब बताऊंगा, IFRS। अभी सिर्फ एक थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं कि शेयर्स में जो है ना डूबने का खतरा भी होता है। हो सकता है कि आपको जीरो अमाउंट भी, कंपनी लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी, तो शेयर्स के अंदर ये खतरा भी होता है। यूजुअली रिसीवेबल पेबल के साथ आम हालात में ये खतरा नहीं होता, यहां पर ये खतरा है कि आप मालिकान, इसलिए हमने कहा नॉन मॉनेटरी। बाकी इसकी लॉजिक IFRS 9 में। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सब ने बड़े गौर से सुनना है। सर आपने कहा रियलाइजेशन सर में ओनली इन कैश फॉर्म, हर तरह। मैंने कहा सर इन्वेंट्री से मैं क्या करता हूं, इन्वेंट्री जो है वो कंपनी क्यों खरीदती, ताकि बेचे तो क्या मिले, कैश मिले, बेचे तो कैश मिले, ऐसा ही है सर। भाई इन्वेंट्री से आप, मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने कहा कि सर जो है, कभी किसी कंपनी ने कैफे पहले वाले के पास गया और उसको को कहा कि भाई तू ये जो है ना चाय की पत्ती ले ले और जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी मालिश करवा दे मेरी, ऐसा पॉसिबल? हमने कहा भाई इन्वेंट्री से क्या मिलता है, तो जब इन्वेंट्री से भी कैश मिलता है तो इसको भी मॉनेटरी में डाले ना। तो वो तो सब बात की बात है ना भाई, रिसीवेबल भी तो कोई खा सकता है, मेरा बैड डेट्स हो सकता है। पॉइंट समझे आपने कहा सर रियलाइजेशन सेटलमेंट, चलो फर्नीचर से समझ में आता है कंपनी यूज वूज करेगी ये वो, इन्वेंट्री तो भाई कंपनी बेचती है ना। इटसेल्फ हाँ सही है, लेकिन मतलब हमने कहा यार कह तो सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सर, रिसीवेबल और पेबल इनकी सेटलमेंट ओनली, इन्वेंट्री को आप अपने इस्तेमाल में भी लेकर आ सकते हो। भाई एक कुर्सी वाला है, उसके घर में कुर्सी आएंगी तो वो कैसे किसी और से थोड़ी लेगा, वो तो अपनी दुकान से ही लेकर जाएगा, अपनी फैक्ट्री से ही लेकर जाएगा। सर जो एसी वाला है वो अपने घर में अगर एसी चाहिए होंगे, जिसके एसी की गिरी वाले हैं या कैनवुड वाले हैं, इनके घर में जो एसी अपने ही जाएगा ना, तो इनकी रियलाइजेशन अदर देन कैश में भी पॉसिबल है, सही है। इनकी सिर्फ और सिर्फ कैश में ही, जर्नली देखा जाए तो रिसीवेबल खत्म होता है तो आपके पास बैंक डेबिट होता है, सही है सर। तो हमने कहा पेबल, लेकिन यहां पर आप अदर देन कैश बेनिफिट भी ले सकते हो, इसके पॉसिबिलिटी है, उसके केस में पॉसिबिलिटी। तो मॉनेटरी आइटम्स क्या याद रहेगा, हर तरह का रिसीवेबल, पेबल और कैश। नॉन मॉनेटरी आइटम्स शेयर्स, इन्वेंट्री और फर्नीचर, ऐसा ही है। चले सर, देखो नॉर्मल हालात में आशीर्ड नहीं हो सकता ना बेटा। सर एक क्या, प्रॉपर्टी भी नॉन मॉनेटरी है, आप कभी उस घर में जाके खुद भी रह के फायदा उठा सकते हो। तो रिसीवेबल से ना आप कैसे इस्तेमाल करके कैसे फायदा उठाओगे, समझ रहे हो। इन्वेंट्री की, फर्नीचर की, बाकी जितनी भी चीजें ना, इन सब में आप फायदा उठा सकते हो अदर देन कैश भी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश की सूरत में, सही है सर। हाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी आपकी मॉनेटरी के अंदर जाएंगे कि आपको कैश की सूरत में ही फायदा मिलेगा। चले सर अब इधर देख लेना, हाँ अगर शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है तो कहां जाएगी, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं?
अब सर एक और मैं आपको बेस बना रहा हूं, उसको भी आपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है और दिमाग में रखना है। अब आजकल जैसे एक इवेंट हुआ कल और सब कह रहे हैं एक पार्टी गद्दार है ना? सही, एक पार्टी गद्दार है ना सर? सब कह रहे हैं, मतलब जो काइट्स के साथ गद्दारी कर ले, तो सर यहां पर भी कुछ अब गद्दारी की बातें करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें अभी दिमाग में बिठाऊंगा जिसको आपको याद रखना है। एक्सपोर्टर इज गद्दार। एक्सपोर्टर कौन है? गद्दार। क्या कह रहा है? वो आएगा। और इंपोर्टर इज वफादार। कौन है? अब बड़े गौर से सुनना सर, जो एक्सपोर्टर है ना, मुल्क की वाट लगती है तो वो खुश होता है। भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं जो कि मास्टर से हमने कहा हाफ डिजिट वाले ये बोलते हैं डॉलर हो जाए 200 का। क्यों भाई? इनको पैसे किस में मिल रहे हैं? उन्होंने कहा देखो, अब मेरा एक दोस्त है, उसका एक और का भी माशाल्लाह यही काम है। वो कहता है भाई मैं एक क्लाइंट से सपोज करो ले रहा था $500, मैंने सोचा यार उसकी फीस बढ़ाऊं। उस टाइम पे डॉलर चल रहा था मेरे ख्याल में 150 का। उसने कहा यार ये भी था कि यार बुरा नहीं मान जाए क्लाइंट, ये वो। उसने कहा अल्लाह ने मदद की और डॉलर 150 से हो गया 160 का। कितने का हो गया? 160 का। तो उसने कहा कि भैया मुझे तो सीधा सीधा 500 इंटू 10 कितने का फायदा हो गया? 5000 का फायदा हो गया। तो एक्सपोर्टर कौन है? मुल्क की वाट लग रही है, रुपए की कदर गिर रही है और वो खुश हो रहा है। क्यों? उसका फायदा हो रहा है। सही है सर। इसीलिए जो आजकल एक ट्रेंड है ना कि आप कमाओ उस करेंसी में जो कि महंगी हो, रहो उस मुल्क में जो कि सस्ता हो। सही है सर। तो हमने कहा एक्सपोर्टर गद्दार है। जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसको पैसे डॉलर में मिलेंगे, मुल्क की वाट लगेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इंपोर्टर कौन है? मुल्क का नुकसान, इसका नुकसान। आप ये एग्जांपल ले लो, आपने $500 की कोई चीज जो है खरीदी और 75,000 आपने कहा सर 75,000 रुपए मुझे पे करने थे। ऐसा ही है। हुआ ये कि अब डॉलर का रेट क्या हो गया? अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? 80,000। अब आप देख रहे हो यार मुल्क की भी वाट लग रही है। पहले $1 में 150 रुपए आते थे और अब $1 में कितने रुपए आते हैं? 160। तो अब आपने कहा मेरी वाट लग गई। तो मैं आपने कहा कि सर इंपोर्टर कह रहा है मुल्क का नुकसान, भाई हमारा नुकसान। एक्सपोर्टर कह रहा है मुल्क का फायदा, हमारा नुकसान और मुल्क का नुकसान। तो याद रखना एक्सपोर्टर इज और इंपोर्टर इज वफादार। इस पे एक मरहूम हमारे कॉमेडियन थे और जो है अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उमर शरीफ साहब, जानते होंगे आप, है ना? उनके एक ड्रामा चला था बकरा किस्तों पर है, देखा है? उसमें उमर शरीफ साहब ने जो है ना एक एग्जाम्पल दी थी। उस जमाने में $1 चल रहा था 22 रुपए का। कितने का? तो प्ले के दौरान उन्होंने कहा यार इसका मतलब ये है कि एक अमरीकी अपने मुल्क से जितना प्यार करता है उतना 22 पाकिस्तानी मिलके अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो अगर आज के जमाने में देखो तो हमने कहा 182 पाकिस्तानी मिलकर जो है इतना प्यार करते हैं। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्सपोर्टर कौन है? गद्दार। और इंपोर्टर कौन है? वैसे कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्वालिफाई हो और अगली फ्लाइट बस खत्म, टाटा बाय बाय। चले सर, अब वो फिर कहीं बताऊंगा
बाहर भी बेटा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। कभी बाहर वालों से आप पूछें 90% बोलेंगे यहाँ नहीं आना। क्यों? बोलते देखो यार यहाँ पर आओगे ना तो बड़ी कंजूसी वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर पैसे, मेरा एक दोस्त है उसने कहा यार तुम लोग देखो यहाँ पे कैसे फूड पांडा कर लिया, ये बोला हम भी। बोला यार वहां पर तुम्हें नहीं पता कि हम इस किस्म की जो सर्विसेज है ना यूएस में ये वो कि हम होम डिलीवरी सर्विस वगैरह मंगाएं, तो बोला यार उससे पहले हम सोचते हैं क्योंकि वहां पर लेबर महंगी है। मेरा एक दोस्त है क्वालिफाइड सीए, माशाल्लाह पीडब्ल्यूसी में रहा, उबर में रहा। उस दिन बात हुई, मैंने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा घर पे कलर कर रहा हूँ। ना क्यों? अपने घर पे। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों भाई, कुछ किसी से करवा नहीं रहा? उसने बाकायदा 10 दिन की छुट्टियां ली। बोलते हैं भाई मैं अगर किसी से यहाँ पे करवाने जाऊंगा ना कलर तो मेरी वाट लग जाएगी। उसने कहा वो 10 दिन के जो है ना टीम आएगी और $1000 के $10,000 ले लेगी भाई कलर करने के। कलर भी मेरा और पैसे कितने ले रहे? उसने कहा भाई इससे अच्छा है मैं 10 दिन की ऑफिस की छुट्टी करूं, मेरे पैसे कटे भी तो कटे, $1000-2000 में खुद कर लूं। तो वहां पर सर जिंदगी ये, यहाँ पर कुछ चीजों के वहां पे इंसाफ का निजाम है थोड़ा सही, और उसके अलावा सर लाइफ स्टाइल है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर इतनी भी अच्छी जिंदगी नहीं जितना हमारा नौजवान यहाँ पे देखता है। चले सर, तो यहाँ तक क्या हम क्लियर है? अब हम आएंगे सर मॉनेटरी आइटम्स का स्टैंडर्ड शुरू। याद रखो IAS 21 को हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया? हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स वो जिनकी रियलाइजेशन सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है? कैश में। और नॉन मॉनेटरी जिनकी अदर देन कैश भी पॉसिबल है। अब हम आएंगे और हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स की अकाउंटिंग कैसे होगी वो देखेंगे। ये मिटा रहा हूं मेरा बच्चा, और इसको भी आपने जो अगली चीज लिख रहा हूं मेरे साथ साथ कॉपी करना है। मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स ट्रांसलेट एट, अभी कॉपी करें फिर समझते हैं। ट्रांसलेट एट ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट। मॉनेटरी आइटम को कितनी दफा हम ट्रांसलेट करेंगे? 3 दफा। ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और सर ट्रांसलेट का मतलब क्या है? कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी। क्या मतलब है कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी? फिर इसके साथ में लिख रहा हूं गेन लॉस कैन नॉट अराइज। गेन लॉस अराइज नहीं हो सकता रिपोर्टिंग डेट पे। गेन लॉस कैन अराइज इन P&L। और सेटलमेंट डेट पे भी गेन लॉस कैन अराइज इन P&L। अब सुनना सर, ये मॉनेटरी आइटम्स बड़े आगे मेरा बच्चा। चले सर, अब हमें कहा गया मॉनेटरी आइटम्स के रूल याद रखना। इनको आपने ट्रांसलेट करना है कब? ट्रांजैक्शन डेट पे। ट्रांजैक्शन डेट क्या होती है? जिस दिन आपने खरीदा, कोई भी माल या कोई सर्विस प्रोवाइड की, बेचा। सही है सर। ट्रांजैक्शन
फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने एसी उधार पे खरीद लिया तो इस दिन मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा अपने पेबल को आज हमने क्या डेट है भैया, 31 मार्च को ट्रांसलेट करूंगा। सपोज करो पेमेंट थी इसकी अगस्त में, मेरा ईयर एंड आ गया जून 30, क्या आ गया, मैंने आज एंट्री बनाई आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट। फिर दूसरी दफा ये जो पेबल है इसको मैंने अभी पे नहीं किया, कब पे करना है, अगस्त में, 30 जून मेरा ईयर एंड है। दूसरी दफा मैं इसको कब रीमेजर करूंगा, 30 जून को। क्या उसमें गेन लॉस आ सकता है, आ सकता है, कहां जाएगा। और फिर सपोज करो 31 अगस्त को मुझे पेमेंट करनी है, तो तीसरी दफा मैं उसको कब ट्रांसलेट करूंगा, सेटलमेंट। सर सेटलमेंट डेट पे फिर ये ट्रांसलेट होगा और हम गेन और लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सर इतना आसान है, ये तो आपको फिर थोड़ा मसला लग रहा होगा। अभी हम जब सवाल करेंगे ना, आप देखेंगे कुछ भी नहीं है इसमें। फिर मैं उसमें आपसे कुछ सवालात पूछूंगा आपकी लॉजिक कंफर्म करने के लिए। तैयार हैं? आए सर आए। अब बीसीसीए के सवालात पे नहीं जाते, आईकेप की बुक के सवालात पे जाते हैं। कितने लोगों ने मोबाइल में बुक डाउनलोड कर दी है? आज IFRS 8 भी तो हमें पढ़ना है ना सर, बुक से देखना है ना, क्योंकि बुक में एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपके लिए जानबूझ के छोड़ी हुई ताकि आपको बताऊं किताब की अहमियत। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो मसला हो जाएगा। मैं तो अब इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स ही कराऊंगा, लेकिन जो बाकी पेपर्स हैं उनकी किताब पढ़ना आप पे फर्ज है। चलें सर आ जाएं। और सवाल पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? हैंड आउट पड़े में पीछे एक्स्ट्रा रही, आगे दे दें। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4। A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31 December. सही है जी। It buys goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency on 1 दिसंबर 20x6। 1 दिसंबर 20x6 को क्या हुआ सर? हमने ट्रांजैक्शन की। सही है जी। ऑन 1 दिसंबर 20x6 हमने क्या इनवाइस्ड इन 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। द ऑस्ट्रेलियन सप्लायर इज इवेंचुअली पेड इन मार्च 20। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज 1 दिसंबर को एक ऑस्ट्रेलियन अपने मुल्क से जितना प्यार करता था उतना कितने पाकिस्तानी करते थे? और 31 दिसंबर साल के आखिर तक 80, और फिर 31 मार्च से लिखा हुआ है 20x6, इसको आप कर लें x7। ये 31 मार्च 20x7 कर लें। इसमें 81 का रेट हो गया। अब कोई जो है इस कॉपी नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। सबसे पहले ये सवाल एक दफा साथ कर लेंगे, फिर आप बोलेंगे सर कितना इजी है। ये याद रख लेना है कि इंपोर्टर कौन है? वफादार। यहां पर हम कौन है? यहां पर हम इंपोर्टर हैं, तो हम इंपोर्टर हैं, तो हम कौन है? वफादार। क्वेश्चन नंबर 2 सर, इसमें ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 दिसंबर ट्रांजैक्शन डेट है। हमने कितने का माल खरीदा है? तो हमने कहा सर ट्रांजैक्शन डेट पे कितने का माल हो रहा है? हमने कहा सर ट्रांजैक्शन डेट पे हम माल खरीद रहे हैं $10,000 का। ऐसा ही है? क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेंट्री डेबिट, या जिसको आप परचेजेस भी कहते हैं, डेबिट और पेबल। ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 दिसंबर S6। हमने कहा सर ये
कितने से? 10,000 इंटू 75, 7.5 लाख। यस सर, सारे इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट। फिर साल आ गया हमारा ईयर एंड 31, X6, ये क्या हो जाएगी? अब सुनना, इसने कहा ट्रांजैक्शन डेट पे जब तुम ट्रांसलेट करोगे गेन लॉस कैन नॉट, भाई आज ही तो खरीदा है ना, कोई गेन लॉस। अब हमने कहा सर 31 दिसंबर को गए, $1.75 की बजाय अब कितने का हो गया? मोल का फायदा हुआ, नुकसान। और हम कौन है? इंपोर्टर। तो हमारा मोल का नुकसान, हमारा नुकसान। हमने कहा सर पहले हमें लगता था कि $10,000 के बदले में हमें 7.5 लाख पे करने पड़ेंगे, अब कितने पे करने पड़ रहे हैं? 8 लाख। ऐसा ही है, तो कितने का नुकसान हो गया? 50,000। सर मैंने कहा अब 7.5 लाख की बजाय 8 लाख पे करने, पेबल कितने से बढ़ाऊं? 50,000। मानते हो? सर पेबल मैंने क्रेडिट कर दिया 50,000। अब डेबिट क्या करूंगा? सर डेबिट करूंगा एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज ये कहां जाएगा? P&L में। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सर यहां पे मैंने इन्वेंट्री को डेबिट क्यों नहीं किया? भाई पैसे ज्यादा देने पड़े, इन्वेंट्री देखा जाए ना तो लॉजिकली सोचो, तो यार मुझे इन्वेंट्री 8 लाख की पड़ गई ना, तो मैं इन्वेंट्री को डेबिट करता। भाई सही है, तुम्हें पता है टैक्स वाला यही करता है। टैक्स वाला कहता है कि तुम इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दो, है ना। अभी हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग। तो हमने कहा भाई ये कह रहा है एक्सचेंज लॉस बढ़ रहा, एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करो P&L में, इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं बढ़ाओ। तो मैं पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं आईएएस तो कहता है, लेकिन आईएएस की भी तो कोई वजह होती है भाई। सवाल ये है कि स्टैंडर्ड क्यों कह रहा है एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करो, वो ये क्यों नहीं कह रहा कि इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दो, जैसे टैक्स वाले भैया कहते हैं। खरीद रहे हैं या हमें इन्वेंट्री तो देखिए महंगी पड़ी ना। तो क्या हो गया भाई? प्रॉफिट तो वैसे भी एक्सचेंज लॉस आ रहा है भाई। तो डॉलर सही है, लेकिन तुम तो अपने हिसाब से देखो ना, हम तो गरीब हैं, हम अपने मुल्क में देखेंगे भाई। क्यों? सर इसके पीछे लॉजिक सुनना। स्टैंडर्ड ने कहा कि तुम वाकई गरीब हो, इस वजह से तुम लेट पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वेंट्री कितने की पड़ रही है? 8 लाख की इन्वेंट्री बेटा है 7.5 लाख की। अगर तू उसी दिन पैसे देता तो इन्वेंट्री कितने की थी? तो ये तुझे 8 लाख पे करने पड़ रहे। इसमें कसूर तेरी गुर्बत का है, इन्वेंट्री का। तो जो तेरी गुर्बत का कसूर है उसको कहां डालेगा? एक्सचेंज लॉस में। जो तेरी गुर्बत का कसूर है उसको कहां डालेगा? एक्सचेंज लॉस में। सही है सर। तो इसने कहा देखो अगर कोई बंदा उसी दिन कैश में खरीद लेता तो उसको 7.5 लाख की पड़ती। तुम्हें जो ये नुकसान हो रहा है ना, वो ये समझाना चाह रहा है ये पेबल की वजह से हो रहा है, इन्वेंट्री की वजह से नहीं हो रहा, इसीलिए ये एक्सचेंज लॉस में जाएगा, इन्वेंट्री पे हिट नहीं आएगी। सर फिर आगे बढ़े, हम इसकी पेमेंट कब कर रहे हैं? 31 मार्च X7। क्या एंट्री बनाऊंगा? हमने कहा कि सर अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, पेबल डेबिट कर दूंगा और सूदी दारा सर कितने से? पहले तो $10,000 ही करने, इंटू 81 है, कितना हो गया? और आपके पास बुक्स के अंदर पेबल कितने का था? 7.5 प्लस 50, 8 लाख 10,000। ओ 8 लाख सॉरी। और हमने कहा एक्सचेंज लॉस कितना आया? 10,000। तो सर बस ये हो गई मॉनेटरी आइटम्स की अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन डेट पे करना है, रिपोर्टिंग पे सेटलमेंट। जी बेटा।
हाँ तो हुकूमत भाई तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, अपने मुल्क की चीज खरीदो, समझ। तो भाई वो कह रहा है ये तुम्हारे मुल्क और तुम्हारा मसला है, गलत जगह बैठे हुए हो, बिजनेस कर लो, किसी और मुल्क में जाओ, सही है। देखिए हमें अकाउंटिंग सिखा रहा है, ये हमें कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग में जब वैल्यू तुम्हें ज्यादा पे करने पड़े, तुम्हारा नुकसान है, एक्सचेंज लॉस करो, इन्वेंट्री की वैल्यू ना बढ़ाओ। इससे देखो फायदा क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट पे आएगा। एक्सचेंज लॉस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद रिकॉर्ड करते हैं। पाकिस्तान में नुकसान ही होगा, देखो ये सब है ना कॉस्टिंग की डिस्कशंस हैं कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दें। हाँ वो बिजनेस के हिसाब से सही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट बढ़ा दो, है ना। तुम्हें क्या लगता है वो ये नुकसान बर्दाश्त करता है? अभी थोड़े से बड़े हो गए ना तो हेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा? हेजिंग क्या होती है सर? हेजिंग का मतलब होता है, हेजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया, आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज। तुम्हें किसी को तीन महीने बाद $10,000 पे करने थे और तुमने आज ही $10,000 लेके रख लिए, ये हेजिंग हो गई ना। अब डॉलर रेट कुछ भी हो, तुमने तो आज ही लेके रख दिए ना, सही है। नहीं सही है भाई, तुम्हारे पास पैसे थे, आज लेके रख लिए। अब इससे मुझे एक और एग्जांपल भी याद आई। दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट चला, आप सुनना, उसको कहते हैं सेफ्टी स्पाउस। सेफ्टी, अब सुनना, ये होता क्या है भाई, दो लोग हैं, वो दोनों फिलहाल एक दूसरे को पसंद लेकिन दोनों नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, देखो भाई हम अगर 40 साल की उम्र में पहुंच गए और हमारी कहीं और शादी हम दोनों में से कोई भी नहीं कर पाया तो आपस में शादी, तो ये भी एक तरह से क्या है, हेजिंग है। तो सही है सर। तो हेजिंग क्या होती है कि आप कुआरे ना मरे, ये उसके रिस्क को हेज कर रहा है। और ये इसी तरीके से सर कंपनी भी यही करती है, हेजिंग। भाई मुझे 3 महीने बाद 10,000 पे करने हैं, जब 3 महीने के बाद 10,000 पे करने हैं तो आज क्या कर दिया सर, आज मैंने लेकर रख दिए 10,000। अब आपने कहा सर 10,000 लग लिए तो आपके पास पैसा है तो आज लेके रख दो, अगले को तो आप 3 महीने बाद ही। इसके अलावा भी सर एक और भी एग्रीमेंट होता है, जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह एमएफए वगैरह में, बैंक्स ऑफर करती हैं, बैंक कहती है भाई 3 महीने बाद कोई भी रेट चल रहा हो, आज तू मुझे 20,000 रुपए दे और मैं लॉक कर देता हूं कि 3 महीने बाद डॉलर बेशक 180 का हो जाए, मैं तुझे 170 में दूंगा। ये भी क्या है, हेजिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड। लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में FAR2 कहता है भाई देखो जिंदगी आसान रखो, नुकसान आए नुकसान रिकॉर्ड करो, फायदा आए फायदा। ये सब चीजें अब तुम इंशाल्लाह आगे जाके, नौजवानों क्या आप मेरे साथ हैं? बेटा वो भी PNL में जाएगा। ऑनलाइन अगर आप 7 रुपए सब लिखेंगे CC। बेटा इन्वेंट्री तो हमने कहा दहा, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन डेट पे भी 7.5 लाख की, आगे भी 7.5 लाख की रहेगी। आए सिर्फ एक ऐसा सवाल खुद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a Pakistani company with the rupee as its has a financial year ending on 31. It buys goods from Australian supplier। 1 दिसंबर को रेट्स आपको दिए हुए हैं और इसमें भी एंड में 31 मार्च 20x7 है जब रेट हो गया था 76। सर फायदा भी होता है, फिर फायदे के बाद वापस नुकसान भी हो सकता है ना। लेकिन सर स्टैंडर्ड कह रहा है ये सब चीजें आपको पेबल की वजह से हो रही हैं। तो ये कह रहा है कि NRV
कि रिफ्लेक्शन नहीं होगी। रुक जा, आगे ऐसा सवाल है, आईसीडब्ल्यू ने ये भी पूछा है। आईसीडब्ल्यू से मैंने कहा ना बड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, ज्यादा मैंने तो FAR 2 लेवल पे आईसीडब्ल्यू और साउथ अफ्रीकन के ज्यादा डाले, इसी से मुझे पता है हल्के फुल्के सवाल पूछता है, तो सब आएगा। चले जी, कर लिया सवाल? सर 2 दफा मुस्कुराएंगे और तीसरी दफा मुस्कुराने से पहले ये सवाल। चले सर, अब देख लें सर, वैसा ही सवाल था क्वेश्चन नंबर 3। नौजवानों, वैसा ही सवाल था क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा इन्वेंट्री पेएबल 7.5 लाख 31 दिसंबर X6 को आए। अब हमने कहा हमें लग रहा था हमें 7.5 लाख पे करने पड़ेंगे, लेकिन अब पे कितने करने पड़ेंगे? तो पेबल 30,000 से पेबल डेबिट और एक्सचेंज गेन। तो सर जरूरी नहीं है लॉस आए, ऐसा ही है सर। चले सर फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आ गए 31 मार्च को, अब रेट कितना हो गया है? तो सर अब हमें नेट पे फायदा हो रहा है नुकसान? हमने कहा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 76, 7,60,000, जबकि हमारे पास कितने का रिकॉर्डेड है? 720 का। हमारी जेब से जा रहे हैं 7 लाख और पेबल 7,20,000, तो एक्सचेंज लॉस कितना आया? 40,000। तो सर क्या ये ऐसे ही सारे सवाल आते हैं? यकीन माने ऐसे ही हैं, अंटिल आई केप शरारत। अभी तो ये आपको बता रहा है कि $1 में कितने रुपए आएंगे, ये भी करेगा आगे जाके कि $1 में कितने डॉलर आएंगे। सही है। तो सर ये सब चीजें आई के पकोड़ा। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको देंगे थोड़ा सा होमवर्क, और उन बच्चों को जिन्होंने IFRS 8 नहीं पढ़ा था उनको देंगे इजाजत, और जिन्होंने IFRS 8 पढ़ा था उनको मैंने होमवर्क के सवाल दिए थे। कितने लोगों ने किए, ईमानदारी से बताओ? अब क्यों नहीं करते होमवर्क भाई? टाइम कहां जाया हो रहा है ये आइडेंटिफाई करें। नहीं, एक्सचेंज गेन हो गया 31 दिसंबर को, ये रिवर्स। सर लेकिन होमवर्क सबको मिलेगा, टाइम नहीं मिला बेटा। टाइम तो तब मिलेगा ना जब आप सियासत पे तबसरा ना करें। सर क्विज के अलावा बाकी सब कर लिया, वाह भाई। चले सर अब पहले होमवर्क, IAS 21 का होमवर्क, उसका रिवीजन, फिर मैं आपको क्विज वाला सवाल जो मैंने IFRS 8 का दिया था वो करेंगे। होमवर्क के तौर पे सर आपको बहुत आसान आसान MCQs जिनको करते हुए आपको खुद भी लगेगा कि ICAP बहुत हल्का हो गया है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये MCQs छापे भी कहां से। ICAP ने सर काफी जगहों से चीजें छापी हैं। चले सर इसमें आ रहा है पेज नंबर 12, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। MCQ नंबर 1, 2 और 3 और 4। 1, 2, 3, 4 ये आपका होमवर्क है, और सिर्फ यही नहीं, आपने कहा 1, 2, 3, 4 आपका होमवर्क है। MCQ नंबर 8, 9, 10 और 11 भी आपका होमवर्क है। और अगर इन MCQs को करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा लगे तो आप अपनी कॉपी में हाथ बनाएंगे। ये सर 5 एक मतलब आप देखें 1, 2, 3, 4 एक ही है MCQ, अगर आप गौर से पढ़ेंगे। एक में पूछ रहा है इन्वेंट्री बता दे कितने से आएगी, एक में पूछ रहा है मुझे ईयर एंड पे बता दे एक्सचेंज गेन कितने पे आएगा, फिर पूछ रहा है रिपोर्टिंग डेट पे क्या होगा। ये इतने आसान है सर। क्विकली अभी जो हमने पढ़ा है IAS 21 उसको रिवाइज करेंगे, फिर IFRS 8 के होमवर्क वाले उस पर। आज कितने लोगों के पास IFRS 8 का हैंडआउट नहीं है? वो अरेंज करवाते हैं अगर आप बाकी। सर अब IAS 21 में आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी हमारी निगाह किसकी तरफ जाएंगे? IAS 21 क्या कहता है?
ये कहता है कि भैया जो है अपने आप जो है करेंसीज 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? फंक्शनल, लोकल करेंसी, सही है, प्रेजेंटेशन जिसमें अकाउंट्स बनते हैं, और फॉरेन करेंसी। हमने कहा फंक्शनल और प्रेजेंटेशन 99% केस में सेम होंगी, बट अलग अलग भी। फंक्शनल करेंसी समझ में नहीं आए तो क्या करें? आइए फर्स्ट स्टेट का हैंडआउट देते हैं एक मिनट। बोला सबसे पहले इसका देखोगे प्राइमरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? हमने कहा जिसके अंदर सेल्स प्राइस डिनोमिनेट हो रही है, दूसरा सेल्स प्राइस रेगुलेट हो रही है, इसके बोल 5 कॉपीज करा दें, और तीसरा जिसके अंदर आप जो है कॉस्ट आपकी आ रही है। अब आपको देखना है मेजर फैक्टर्स किसकी तरफ है। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का, ये भी आपका होमवर्क है, इसको कल करेंगे। फिर आगे बढ़े, हमने कहा इसने कहा आइटम्स कितने होते हैं? मॉनेटरी, और मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का। नॉन मॉनेटरी अदर देन, याद रखना शेयर्स को भी क्या कहा गया? नॉन मॉनेटरी। सर फिर हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स कितनी दफा ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांजैक्शन डेट, गेन लॉस, अराइज, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। अब एक आखिरी मासूमाना सवाल कि सर सवाल में ऐसा हो सकता है रिपोर्टिंग डेट ना हो? हाँ, 1 दिसंबर को माल खरीदा, 15 दिसंबर को पेमेंट कर दी, तो हो सकता है रिपोर्टिंग डेट भी ना हो। सही है सर। तो हमने कहा सवाल में ऐसा, सर सवाल में हो सकता है ट्रांजैक्शन डेट कोई कैश में आपने पेमेंट, कोई आपने कहा गेन लॉस 1 से लेकर 4 और 8, 9, 10, 11, ये आपके होमवर्क एमसीक्यूज है। बाकी जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यासीन भाई से आईएफआरएस शीट का हैंडआउट ले लें तो अच्छा है। हम कल की क्लास 3 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे IAS 21 के लिए। अब हम क्या किसकी तरफ आ रहे हैं? और IFRS 8 में क्विज वाला सवाल दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था अब तक क्या नहीं पूछा है? एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया वो हमने कहा टेस्ट होना था, वो टेस्ट करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे आगे। IFRS 8 बढ़े आगे। हाँ 11 भी वो सीख। नेट ऑफ क्या? नहीं, जो उस दिन का लॉस आएगा वो अलग है, इन दोनों को नेट नहीं करेंगे। ठीक है सर। IFRS 8 पे एक सवाल था जो मैंने आप हजरात को दिया था, वैसे तो 3-4 सवाल दिए थे ना, लेकिन जो एक मेन सवाल था बाकियों को भी हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने होमवर्क किया। एक हैंडआउट दे सकती, आखिरी पेज पे था ना वो, सनसिल्क मून सिल्क वाला है ना। ठीक है। मुझे देखो अब पता है क्या होता है, लोग कहते हैं कि यार ये फिर टाइम, बच्चा हमारा होमवर्क ही नहीं करता है ना। नहीं करता। एक बच्चा कह रहा है कल ऑडिट MFA दोनों है। किस टाइम पे ऑडिट होगी भाई? MFA थोड़ी हो सकती है, तो दोनों थी हो सकता है कह रहा हूं। चलें जी, सनसिल्क मून सिल्क फन सिल्क वाला सवाल था है ना। सबसे पहले तो मुझे बताएं कितने लोगों ने इसमें होम केयर पर्सनल केयर को कंबाइन किया है? मतलब जो साबुन और शैम्पू को कंबाइन किया, अल्लाह के वलियों, किया है नहीं किया? चले सर, हैंडआउट का पेज नंबर 13 है ये, ऐसा ही है। और मैं इसको भी अपने पास ओपन कर लूं ताकि हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी साथ ले लें। क्या भाई तूने घर पे? चले सर आ जाएं, हम आगे बढ़ रहे हैं सर। अब हम पढ़ रहे हैं Hassan Khanani Limited, a large business group, owns several business. Following are relevant details for the
साल एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन मिलियन। हमने कहा भैया मिलियन के अंदर ये डिटेल्स हैं, ठीक है। पर्सनल केयर सोप और पर्सनल केयर शैम्पू, लक्स, बक्स और कक। हमने कहा भैया ये 3 साबुन है, ठीक है जी। फिर ये कह रहा है सनसिल्क, मून सिल्क और फन सिल्क और ऑटोमोबाइल इंजन और शीट मेटल पार्ट्स, फिर एचके फूड्स था और फिर स्क्रैप सेल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है लक्स यूजेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल देन अदर 2 सोप्स एंड बक्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज शॉर्ट एज कंपेयर्ड टू लक्स एंड कक। सर मुझे बताएं, जो हमारा क्राइटेरिया था ना एग्रीगेशन का, उसमें उसने कहा था नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, तो यहां पर सेम है या नहीं है? और उसने कहा भाई देखे एक का रॉ मटेरियल महंगा है और एक का प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, तो नेचर फिर भी सेम है क्या या अलग अलग है? सर नेचर, भाई नेचर का मतलब क्या? सारे ही केमिकल की जुगलबंदी से बन जाते हैं। आपने केमिकल को मिलाया छिलाया सारे बन गए ना। अब किसी में टाइम ज्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है। आपको पता है यूनिलीवर खुद कहता है, मतलब मैं तो यूनिलीवर में था तो हम बोलते थे भाई यहाँ पर जो यूनिलीवर में पूरा साबुन बनता है ना जिस पैसे में, यूके में से वो तो नहीं कहना उसका परफ्यूम आता है, सही है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि दोनों तरह के साबुन हो, फिर भी नेचर क्या है? सेम है, सही है। यूज सेम है, नेचर सेम है। इसका मतलब है सर साबुन तो सारे एक हैं, ऐसा ही है। सनसिल्क इज फॉर वुमेन, मून सिल्क इज फॉर एंड फन सिल्क इज फॉर। सर ये सारे भी क्या टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर अलग अलग हो गए या एक ही है? इंसान ही है ना सर। अब मुझे बताओ पर्सनल केयर सोप और शैम्पू को एक कर सकते हैं या इनको अलग अलग ही लेके चलेंगे? पूरा पर्सनल केयर एक सेगमेंट बन गया, एग्रीगेशन, सही है। अब आते हैं ऑटोमोबाइल, इंजन और भाई इंजन एक तो गाड़ियों का, दूसरा शीट मेटल पार्ट जो दरवाजे के ये हैंडल वैंडल जो भी छोटे मोटी चीजें वो। इसने कहा इंजन जो है वो है, और फिर कह रहा है इंजन आर सोल्ड टू सुजुकी, होंडा एंड इंडस, वेयर एज स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स आर सोल्ड टू ओपन। देखो इंजन जो है 3 बड़े जिसको हम कहते हैं ओईएम, सही। अब तो पाकिस्तान में खैर ज्यादा हो गए, ये वो आ गए। ओईएम होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, गाड़ियों की इंडस्ट्री में याद रखना है ये 3 का इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओ तो चलते हैं। होंडा, सुजुकी और इंडस, बेसिकली जो टोयोटा है ये हमारा। जगह हम इंजन इनको बेचते हैं बना के, और शीट मेटल पार्ट्स आम ये जो आपको मैकेनिक की जो नहीं नजर आते हैं ये सदर में जो है प्लाजा विलाजा पे ये वो। अब मुझे बताओ क्या टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम है यहाँ पे? डिफरेंट है सर। अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये एग्रीगेट नहीं हो सकते। फिर कह रहा है फूड इज न्यू बिजनेस एंड इट्स फिगर्स आर ऑफ ओनली। देखो फूड भाई इस साल, तो क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है? यस सर बिल्कुल हो सकता है। फिर आगे आए, ये कह रहा है स्क्रैप सेल्स इज ऑफ ऑल बिजनेसेस कंबाइंड बट सोल्ड एज स्क्रैप। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, क्या स्क्रैप को एक ऑपरेटिंग सेगमेंट हम कहेंगे? भाई देखिए स्क्रैप की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो नहीं आ रही, लेकिन अगर आप गौर से देखें क्या इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं? क्यों? सर इसके एक्सपेंसेस भी हैं। फिर आगे आए, हमने कहा सर अगली चीज आ रही है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है यहां पर हमारे पास देखा जाए ना तो हमारे पास यहां पर कितने बन रहे हैं? 5। स्क्रैप सेल्स, एचके फूड्स, इंजन, शीट मेटल पार्ट्स और पर्सनल, ये 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट बन रहे हैं, ऐसा ही है। अब हमें देखना है इनमें से रिपोर्टेबल
कौन कौन से होंगे? सबसे पहले थ्रेशोल्ड पे आ जाएं। सर क्या यहाँ पे कोई इंट्रा ग्रुप सेल्स वेल्स है? इसका मतलब जिंदगी गुलजार है, ऐसा ही है। लेकिन सर अब ये जरूर देखना है कि रिपोर्टेबल कौन कौन से बनेंगे। स्क्रैप सेल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट सब क्लियर हो गए? क्यों है? क्योंकि सर हमने कहा उस जरूरी नहीं उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अदर एक्सपेंसेस तो है, तो कमा भी रहे हैं। और आए सर आगे बढ़ते हैं। अब सबकी तवज्जो इधर। एक कंपनी का मैंने जिसमें काम भी किया है, ये स्क्रैप को हल्की मुल्की चीज नहीं समझा करो, खास तौर पे स्टील इंडस्ट्री में। उस कंपनी के अंदर एक बुरा वक्त आया, लोगों की सैलरियां देने के लिए पैसे नहीं थे। आप यकीन करोगे उस कंपनी का जो स्क्रैप डीलर था ना, जिसको स्क्रैप बेची थी कंपनी, उसने कंपनी को पैसे दिए। वो कंपनी से स्क्रैप बेच के इतना कमा रहा था। अभी आपको पता है इस वक्त एक कंपनी जिसका नाम है नोवाटेक्स। नोवाटेक्स आपको उसने दिन का 150 टन कचरा जमा कर रही है शहर से, हमारे कराची से। क्यों? सर रिसाइकल कर रही है, प्लास्टिक बना रही है। जो तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पीते हो ये क्या है? सही है सर, ये जो तुम्हारी नेस्ले की बोतल आती है ये सब क्या है? ये रिसाइकल प्लास्टिक तो है भाई। प्लास्टिक बना रही है और गत्ता बना रही है रिसाइकल करके। तो उसने कहा 150 टन कचरा। मेरा दोस्त है, बोला 150 टन कचरा। बोला उसने मुझे बोला यार कोई ऐसा हो ना जो कचरा बेच का काम करता हो, हमको बताना, हम 150 टन खरीद रहे हैं लेकिन अभी भी हमारी कैपेसिटी पूरी मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। चले सर अब इस सवाल पे आएंगे। सबसे पहली वर्किंग क्या करेंगे? थ्रेशोल्ड निकालेंगे। हमने कहा आ जाए सर थ्रेशोल्ड निकालते हैं और फिर इसके डिस्क्लोजर्स बनाएंगे। सर थ्रेशोल्ड पे आए, रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्या होगा? हमने कहा सर ये अब वर्किंग आएगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्लोजर की है। तो ये सब चीजें थ्रेशोल्ड वाली चीजें वर्किंग में आ गई। थ्रेशोल्ड्स पे आए, रेवेन्यू कितना है? हमने कहा सर रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड है 7650 का 10%। सर आगे एसेट्स हमने कहा 12,500 का कितने परसेंट? 1 to, और हमने कहा सम ऑफ प्रॉफिट या। अब सर सब इधर देख लें सवाल को। अगर मेरा बच्चा आप गौर से देखेंगे, सवाल को गौर से देखेंगे तो प्रॉफिट कितना बन रहा है? 2700। कैसे? सर अगर 5 का लॉस आप हटा दें तो टोटल कितना बन जाएगा? 2700। समझ रहे हो? बीच में 5 का लॉस है ना, तो हमें वही देखना है। अगर आपने माइनस हटा दिया वो, तो 2700 का कितने परसेंट? 10%। कितना आ गया? 270। मानते हैं इस बात को? सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा। अब मैंने कहा सर वही अपनी नॉर्मल वर्किंग है ना। हमने कहा भैया रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट या लॉस और इसकी बेसिस पर रिपोर्टेबल। अब सुनना मेरा बच्चा, जो पेपर में आप में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सर आप डिस्क्लोजर का सवाल है, ये क्या चीज है? अब पेपर में जब डिस्क्लोजर का सवाल आ रहा है ना, तो ये वाली चीज आपको अब इस तरीके से नहीं करनी है। या आपने थ्रेशोल्ड लिखे और फिर उस पर डायरेक्ट लिख देना है कि भैया ये सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपने डायरेक्ट, आपको अब ये अलग अलग नहीं बताना कि रेवेन्यू की बेस पे ये बन रहा है ये बन रहा है, नहीं। आपने डायरेक्ट कैसे अभी बताते हैं। आ जाए सर। सबसे पहले तो हमने कहा पर्सनल केयर पीसी एक हमारा सेगमेंट है। फिर आगे बढ़े, अगली चीज क्या है? इंजन, फिर एसएसएम और एचके फूड्स और स्क्रैप। अब आए सर सबका रेवेन्यू देखते हैं।
रिपोर्ट टेबल भी तो बनाने ना भाई। टोटल पीसी का बताओ कितना रेवेन्यू है? 1750। इंजन का, शीट मेटल पार्ट्स 200 और एसिड्स आओ 6700। इंजन हमने कहा सर 5000। अबे एसिड्स, हाँ 5000 सही है। फिर हमने कहा 500 और स्क्रैप के क्या है? फिर आते प्रॉफिट एंड, हमने कहा 665। फिर 1555, 185। हमने कहा 5 का लॉस 295। अब आते हैं क्राइटेरिया। रेवेन्यू 765 कौन कौन बन रहा है? हमने कहा ये रेवेन्यू की बेस पे, ये रेवेन्यू की बेस पे। एसेट्स 1 2 पीसी और इंजन ही बन रहे। ये हमने कहा एसेट की बेस पे, ये एसेट। प्रॉफिट पीसी इंजन और, तो हमने कहा ये बन रहा है प्रॉफिट की बेस पे ये। तो अब हमारे पास यहां पर रिपोर्ट टेबल कौन से हो गए? रिपोर्ट टेबल आ गए पीसी, पीसी इंजन और स्क्रैप। अब सर 75% चेक करेंगे। अब आप मुझे बताएं सर क्या इस सवाल में आपको करने की जरूरत है, हाँ या ना? अगर आप एक नॉर्मल उससे देख लें तो आपको लग रहा है कि जरूरत है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों सर? सर 5000 और ये 1750। तो सर जब हम ना करें तो क्या वर्किंग शो नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे? अगर आप एक लाइन लिख दें या आपने रिपोर्ट देखें, अब आपको पेपर में क्या करना है, इस किस्म का सवाल लग रहा है। देखो एक सवाल आएगा आइडेंटिफिकेशन वाला जिसमें तुम्हें ऐसा ही करना है, लेकिन अगर डिस्क्लोजर वाला सवाल आएगा तो क्या करोगे? ये थ्रेशोल्ड डायरेक्ट लिखोगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से? पीसी इंजन एंड। अब ये पूरी वर्किंग तुम्हें बताने की जरूरत, और लिख दोगे 75% रूल कंप्लाइड विद। क्या बात करोगे? 75% रूल कंप्लाई हो गया। सर डिस्क्लोजर बनाएं या बना लेंगे आप लोग? कितने लोग कह रहे हैं बना लेंगे? तुमने ये सवाल किया नहीं। कितने लोग कह रहे हैं बना दें? बना लिया है, पक्की बात है। तो सर इसका डिस्क्लोजर अब आप बना लेंगे। मेन यहाँ पे डिस्क्लोजर में आपको इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। अब सर सबकी किसकी के अंदर क्या वाला कॉलम आएगा? एलिमिनेशन वाला। इसको इंक भर दे। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा सेगमेंट वाला कॉलम आएगा इसके डिस्क्लोजर में, दूसरे में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कहा इसके अंदर इंट्रा सेगमेंट सेल्स ही, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सर इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, वो भी हम करेंगे, है ना? कितने लोगों ने एमसीक्यूज भी घर से किए? बेटा 2695 है, उसमें अगर आप 5 प्लस कर दें तो वो हो जाएगा 2700। एमसीक्यूज नहीं किए? सर क्या करते हैं हम घर पर? क्वेश्चन नंबर 14 किया आपने? कौन कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं? केमिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और हेयर केयर और बॉडी केयर। केमिकल, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल कौन सा? होलसेल। सर केमिकल जिसने हमें रिक्वायरमेंट में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 14 में, एक फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल होलसेल और हेयर केयर और बॉडी केयर हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। फार्मा, रिटेल और कॉस्मेटिक्स रिपोर्टेबल। अब आते हैं सर एमसीक्यूज पे। सर एमसीक्यू कौन कौन से नहीं किए थे मुझे बताते जाएं। पेज नंबर 9 से आ जाओ। पेज नंबर 9 से अगर आओ और मुझे बताओ
9 and 12 बाकी सब कर लिए। सर एमसीक्यू नंबर 9 पे आ रहे हैं। IFRS 9 operating segment information should increase the number of reported segments and provide more information। पहली चीज। दूसरी चीज, enable users to see an undertaking through the eyes of management। तीसरी चीज, enable an undertaking to provide timely segment information for external interim reporting with relatively low incremental cost। Enhance consistency with management discussion and analysis और other annual। सही है भाई, मैनेजमेंट जो काम करती है उसको शेयर होल्डर को भी बताते हैं। Provide various measures of segment performance। और 6 में कह रहा है provide information about reduced staff। अब A से लेकर D है 1 to 3 only, 1 to 6 only, 1 to 4 only और 1 to 5 क्या क्या होंगे? कितने लोग कह रहे हैं 4 दी और कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? सही जवाब है डेल्टा। भाई वो सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी तो बताती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। सही है सर, डेल्टा। और ये जो 6 पॉइंट है ये नहीं है, क्यों नहीं है? अब बड़े गौर से सुनना, अब यहां से आईकिप की शरारतें शुरू होंगी। पेपर में अगर तुम्हें सवाल आ जाए, क्या सवाल आए पेपर में? सवाल आए एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट डिस्क्लोजर। तो सर ये है ना एमसीक्यू नंबर 9, ये सारे एडवांटेजेस ही तो है। इस क्वेश्चन नंबर 9 के आगे लिख लो लर्निंग आउटकम के तौर पे एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट डिस्क्लोजर। ये हैंडआउट में किसके लिए तेरा दिया था सर? हैंडआउट IFRS 8 का किस किस के पास नहीं है? पिछले दिन और बाकी सबके पास हो गया हैंडआउट। तो चलें सर, अब मैंने आपको एक काम कहा था कि स्टडी टेक्स्ट मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। कितने लोगों ने की? क्यों हो तुम लोग ऐसे? लर्निंग आउटकम था एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्टिंग सेगमेंट, एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट डिस्क्लोजर। अच्छा एमसीक्यू 12 भी रहता है, एक बच्चा कह रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा अब ये बातें भी देखो, आईके में ना तुम्हारी कॉमन सेंस चेक करता है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन रीजनेबल बेसिस पे आप सेगमेंट्स पे एलोकेट कर सकते हो। मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट, मस्ट बी एलोकेटेड to segment based on their turnover, must be allocated to segment based on their profit before tax। आप सर देखें IFRS 8 ने इस किस्म की बात नहीं कहता, बोलता है इनका कॉमन सेंस चेक करूंगा। तो क्या होगा? कॉस्टिंग के मिक्स नहीं कर, कॉस्ट अकाउंटिंग कोई स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक IAS नहीं है। हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर है अल्फा? कॉमन सेंस के तनाजुर में कितने लोग कह रहे हैं बीटा? कितने लोग कह रहे हैं चार्ली और डेल्टा? चार्ली, अल्फा और बीटा। कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? हाथ उठाएं कॉमन सेंस के तनाजुर में। और कितने लोग कॉमन सेंस के तनाजुर में कह रहे हैं बीटा? कॉमन सेंस के तनाजुर में अल्फा। इसने कहा भाई अगर एलोकेट कर सकते हो तो कर दो। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? अब सर एमसीक्यू नंबर 12 आपको मार्क एज इंपॉर्टेंट करना है। 10 कर लिया था हमने। एमसीक्यू नंबर 12 आपको मार्क एज इंपॉर्टेंट करना है। एमसीक्यू नंबर 9 मार्क एज इंपॉर्टेंट। मार्क एज इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? जब आप आखिरी दिन रिवाइज करोगे
तो बस यही एमसीक्यूज देखने हैं, बाकी और सर इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 5 और 6 भी मार्क एज इंपॉर्टेंट कर दें। सर रिकंसिलिएशन वाला डिस्क्लोजर हमेशा बनेगा। कल स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड कर लोगे? 7 एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर क्या है? चार्ली। सर एक काम देखें, स्टडी टेक्स्ट में चाहता हूं आप सब डाउनलोड करें। मैं आपको इस स्टैंडर्ड की बेसिस पर, एक तो कल जो नई स्टडी टेक्स्ट आईकेप की आई है, सर क्या वो हमें खरीदने की जरूरत है? नहीं। आपके पास मोबाइल में जरूर होनी चाहिए आईकेप की नई स्टडी टेक्स्ट। उसकी काफी एग्जांपल्स मेरे हैंडआउट्स में, मेरी बुक में इंशाल्लाह होंगी। और जो है जो नहीं हुई वो मैं आपको बता दूंगा। तो सर 5 और 6 का आंसर क्या था भाई, बता दें। 5 का आंसर बीटा था 17.1 और 6 का 50। 269 में 5 ऐड क्यों किया? क्योंकि हमने जब लॉस वाले को हटा देंगे तो हम सम ऑफ प्रॉफिट वाला कर देना सीब, तो लॉस को हटा दो तो 2700 हो जाएगा और 5 फिर हायर 2700 है। 12 का आंसर अल्फा। चले जी मेरा बच्चा, आज की क्लास यहीं तक। किसी का कोई IFRS 821 से रिलेटेड सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी लोग कल की क्लास 3 बजे इंशाल्लाह शुरू, और कल की क्लास 3 से 5:30 है। कल IFRS 8 का क्विज ले, वो रखेंगे हम इंशाल्लाह। अगले हफ्ते से आपके क्विज़ेस शुरू होंगे। और रमजान में सर क्या टाइमिंग होंगे? मेरी पूरी कोशिश है, अभी मैं टाइम टेबल पे बैठूंगा 4 साढ़े 4 तक आप हजरात को मैं फॉलो ऑफ दे दूं, ताकि आप असर मोहल्लों में जाके पढ़ लें। असर तक इंशाल्लाह कोशिश है क्लास लेकर के। ठीक है मेरा बच्चा, तो हम मिलेंगे कल, मिलेंगे 3 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।